हेलो एवरीवन, वेलकम बैक CFA लेवल 1 के एक और समरी वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स की फाइनल रीडिंग को कवर करने वाले हैं, जो कि है करेंसी एक्सचेंज रेट्स। अभी तक हमने इकोनॉमिक्स के सारे समरी वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देखो। सारा का सारा इकोनॉमिक्स बढ़िया बेहतरीन तरह से आप समराइज कर पाओगे। अगर आपको वैल्यू एडिशन लगेगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए आज की इस रीडिंग को शुरू करते हैं। एक बेहतरीन रीडिंग है, लेकिन ये रीडिंग थोड़ी सी डेंजरस है। डेंजरस इसलिए क्योंकि यहाँ पे काफी सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिसपे आपको एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड दैट टू अ डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने इस रीडिंग के साथ समय दिया होगा पहले, तो ये समरी वीडियो आपको वो सारी चीजें याद दिला देगा। अगर आपने अभी तक इस रीडिंग को पढ़ा नहीं है, देन आई रिग्रेट, बट मेरे हिसाब से ये समरी वीडियो इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। सो डेफिनेटली इस समरी वीडियो को एक समरी वीडियो के तौर पे कंसिडर अगर आप करेंगे तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। लर्निंग आउटकम ए के साथ आप शुरू करते हैं। लर्निंग आउटकम ए में सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं आपके दिमाग में डेफिनेशन कि एक एक्सचेंज रेट दिखती कैसी है। तो देखो, हम सब ज्यादा इंडियंस खास करके रुपी बाई डॉलर की सबसे ज्यादा एक एक्सचेंज रेट को देखते हुए आ रहे हैं, और वो भी बचपन से। तो आज हम लोग समझते हैं इसमें रुपी क्या डिनोट करता है और डॉलर क्या डिनोट करता है। वेल, डॉलर डिनोट्स द बेस करेंसी। बेस करेंसी की अपने खुद के मायने हैं, ये बात ध्यान रखना। बेस करेंसी के बेसिस पे ही सारी कैलकुलेशंस होंगी। हम आगे जाके फॉरवर्ड प्रीमियम, फॉरवर्ड डिस्काउंट जो भी कैलकुलेट करेंगे, करेंसी अप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन जो भी कैलकुलेट करेंगे, सब बेस करेंसी के बेसिस पे ही होगा। सो डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेस करेंसी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड जो ऊपर करेंसी है वो है रुपी बाई डॉलर में रुपी इज प्राइस करेंसी। अब कई सारी करेंसीज हम बना सकते हैं। सपोजिटली डॉलर्स बाई यूरो, अगर हम लोग ये कुछ करेंसी के स्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं तो डॉलर विल अगेन बिकम द प्राइस करेंसी एंड यूरोज विल बिकम द बेस करेंसी। सो ये आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि किसी भी करेंसी के एक्सचेंज रेट में या फिर किसी भी एक्सचेंज रेट में ये डिनोशंस कैसे आते हैं। तो जो न्यूमरेटर में करेंसी है वो है प्राइस करेंसी, और जो डिनोमिनेटर में है वो है बेस करेंसी। नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स की बात करते हैं। वेल, नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स वो एक्सचेंज रेट्स होते हैं जिसमें आपके इन्फ्लेशन के जो भी इफेक्ट्स हैं उन सबको आप एब्जॉर्ब करके रखते हैं। इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। रियल एक्सचेंज रेट में आपको मल्टीप्लाई करना है प्राइस करेंसी का CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड बेस करेंसी का CPI। सो दिस इज वेरी सिंपल। और इसको याद कैसे रखें भाई? प्राइस करेंसी यानी कि अगर आप रुपी बाई डॉलर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो तो रुपी में जो CPI है या फिर जो इंडिया की CPI है उसको आप टॉप में रखें, और जो USA की CPI है उसको आप बॉटम में रखें। इस तरह से आप जो रिलेटिव इन्फ्लेशन का इंडेक्स है उसको कैप्चर कर पाओगे, उसको रियल एक्सचेंज रेट में मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट योर नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट अप है स्पॉट एक्सचेंज रेट। भाई, स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या होती है भैया? स्पॉट की एक्सचेंज रेट वो रेट होती है जो आपको ऑफर की जा रही है फॉर योर इमीडिएट ट्रांजैक्शन। सपोजिटली मुझे अभी का अभी अमेरिका जाना है और मुझे डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं जब डॉलर खरीदूंगा तो जो भी रेट मेरे को ऑफर की जा रही है एट दैट मोमेंट, दैट इज नोन एज स्पॉट एक्सचेंज रेट। वहीं पे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या है? फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज द रेट ऑफर्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एक फ्यूचर्स या फिर फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। द डिलीवरी विल बी गिवन एट अ फ्यूचर डेट बट द रेट हैज बीन स्पेसिफाइड टुडे इटसेल्फ। सो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें जो रेट एस्टैब्लिश की जाती है उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। लर्निंग आउटकम बी में हम बात करते हैं। सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द फॉरेक्स मार्केट का रूल। देखो, फॉरेक्स मार्केट का रूल यही है कि एक ऐसा वेल एस्टैब्लिश्ड मार्केट हो जहां पे फॉरेन करेंसीज आप आराम से खरीद या बेच सकते हो, ठीक है, एंड उससे आप फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज भी ऑब्वियसली खरीद सकते हो। सो फॉरेक्स मार्केट का मेन फायदा यही है कि ये कंपनीज को भी सर्व करता है और इंडिविजुअल्स को भी सर्व करता है, फैसिलिटेट करता है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू फॉरेन करेंसीज। सो दैट इज हाउ द फॉरेक्स मार्केट इज कमिंग इनटू प्ले। नेक्स्ट अप इज हेजिंग। क्या हेजिंग पॉसिबल है? अगर हम चाहें कि हमारा कोई एक्सपोजर है इन फॉरेन करेंसी, क्या हम उसे हेज कर सकते हैं? जी हाँ, ये बहुत आसान है करना। मैं समझाता हूं ये कैसे हो सकता है। सपोजिटली आपको ही अपने लेवल 2 की रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। लेवल 2 की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको $700 की पेमेंट करनी है, सपोजिटली इन 3 months टाइम।
तो आप एक काम कर सकते हैं, आप आज ही किसी भी डीलर के साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि रेट आप आज ही सेट कर दो 3 महीने के लिए, कि 3 महीने बाद मेरे को क्या रेट पड़ेगा बस मुझे बता दो। अब रेट ऊपर जाए या नीचे जाए आपके लिए रेट फिक्स हो जाएगी, एंड सिंस द रेट हैज बीन फिक्स थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट तो फिर आपके ऊपर कोई भी रिस्क नहीं रही। द मोमेंट यू आर एबल टू एलिमिनेट और एटलीस्ट रिड्यूस द फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर और द रिस्क एसोसिएटेड विद दिस ट्रांजैक्शंस, उसी को हम कहते हैं हेजिंग। यानी कि हेजिंग का मतलब होता है जब आपको डॉलर में आए हुए उतार और चढ़ाव से टेंशन खत्म हो जाए या फिर कम से कम हो जाए, उसी को हम कहते हैं हेजिंग। इसी चीज को यहां लिखा हुआ है, टू रिड्यूस और टू एलिमिनेट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रांजैक्शन दैट इज नोन एज हेजिंग। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, एकदम पॉसिबल है। आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हेजिंग कर सकते हैं। नंबर 3 इज स्पेकुलेशन। क्या स्पेकुलेशन पॉसिबल है? स्पेकुलेशन का मतलब हो गया कि आप जानबूझ करके यहां पे फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हैं। यू आर बाइंग फॉरवर्ड्स, यू आर सेलिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और यू आर बाइंग फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा आप कर रहे हैं विद द इंटेंशन टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। ऑब्वियसली यहां पे आप रिस्क ले रहे हैं, रिस्क के बिना रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो आप रिस्क लेकर के यहां पे रिवॉर्ड कर रहे हैं, रिवॉर्ड लेने का ट्राई करें। ये सेम वैसा ही हो गया जैसा आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में इक्विटीज के लिए करते हैं। द सेम थिंग यू कैन डू फॉर करेंसीज एज वेल। दिस इज नोन एज स्पेकुलेशन। हियर इंटेंट इज नॉट टू रिड्यूस रिस्क, rather take more risk so that you can make something out of it. So here you are transacting in the foreign exchange market to increase your currency risk and obviously to make money out of it. नंबर फोर्थ इज बाई साइड पार्टिसिपेंट्स और सेल साइड पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? आई जस्ट गिवन यू एग्जांपल्स हियर। बाई साइड पार्टिसिपेंट्स होते हैं बड़े बड़े डीलर्स जो कि करेंसीज में डील करते हैं, मल्टीनेशनल बैंक्स जो कि करेंसीज आपको फैसिलिटेट कराते हैं। वहीं पे सेल साइड पार्टिसिपेंट्स आर कॉर्पोरेट्स एंड इन्वेस्टर्स। ठीक है, सो आपको बस याद रखना है व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ बाई साइड पार्टिसिपेंट्स एंड सेल साइड पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट स्टेप इज लर्निंग आउटकम सी। लर्निंग आउटकम सी में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, याद रखना ये कैसे होता है। हियर वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द बेस करेंसी इन अ फॉरेन करेंसी कोटेशन। ये बात हमको एक इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखनी है, और ये बात याद रखना जब भी आप परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करें तो आपका जो कोटेशन है उस कोटेशन में वो करेंसी बेस में होनी चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। सपोज करो द कोटेशन इज गिवन एज रूपी बाई डॉलर, ठीक है, एंड अगर सवाल में आपसे पूछा जाए बताओ डॉलर में परसेंटेज चेंज कितना आया, या फिर सवाल पूछा जाए बताओ डॉलर अप्रिशिएट हुआ कि डिप्रिशिएट हुआ, और हुआ तो कितने से हुआ, देन यू कैन कैलकुलेट इट। उसमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि द कैलकुलेशंस आर ऑलवेज डन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बेस करेंसी। बट वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए बताओ रूपी में परसेंटेज चेंज कितना आया, तो माय डियर फ्रेंड्स वो करना आसान है, लेकिन एक स्टेप करना होगा, आपको अपने कोटेशंस को डॉलर बाई रूपी में कन्वर्ट करना होगा। वंस यू हैव डन दैट तभी जा करके आप रूपी का जो परसेंटेज चेंज है उसको कैलकुलेट कर पाओगे। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। गॉट द पॉइंट? सो ऑलवेज द परसेंटेज चेंज इन द बेस करेंसी कैन बी मेजर्ड, अदरवाइज इट कैन नॉट बी। एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज करो वी हैव रूपी बाई डॉलर रेट। अभी रूपी लगभग 70 चल रहा है मान लेते हैं, और ये 75 तक चेंज हो गया। ठीक है, लगभग अपने इतना ही चलता है, 75 के आसपास ही चलता है। सो अभी 70 to 75 अगर मान लो रूपी डॉलर में चेंज आ जाए तो फिर बताओ मुझे कि अप्रिसिएशन कितना है डॉलर्स में। क्या ये कैलकुलेट करना संभव है? एकदम संभव है, क्योंकि हमारी बेस करेंसी डॉलर ही है, एंड सिंस ये अप्रिसिएशन डॉलर में पूछी गई है तो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। एंड कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप जानते हैं परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग लेवल। करेक्ट, तो हमारा जो चेंज है वो है 5, एग्जिस्टिंग लेवल था 70, तो बस 5/70 इंटू 100 करेंगे, रिजल्ट आ रहा है हमारा 7.14%। गॉट द पॉइंट? 7.14% हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ गया अप्रिसिएशन इन डॉलर्स। नेक्स्ट अप इज डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। क्या वो कैलकुलेट करना संभव है? वेल करना संभव है, लेकिन आपको अपने कोटेशन को बदलना होगा। जो आपका कोटेशन है रूपी बाई डॉलर इज इक्वल टू 70, उसको आपको डॉलर बाई रूपी करना होगा, वो हो जाएगा 1/70। सिमिलरली डॉलर बाई रूपी आपका जो नया रेट है वो हो जाएगा 1/75। अगर आप 1/70 और 1/75 करेंगे रिजल्ट आएगा 0.143 एंड 0.133। नाउ यू हैव गॉट रेट्स विच आर करस्पॉन्डेंट टू दिस कोटेशन डॉलर बाई रूपी, और इसको आप आराम से अब यूज कर सकते हैं। नाउ यू आर अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, चेंज डिवाइडेड बाई एग्जिस्टिंग रेट, द चेंज इज दिस एंड एग्जिस्टिंग रेट इज दिस, योर रिजल्ट इज 6.99%।
एक चीज और यहाँ पे जो नोट करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे जितने से डॉलर में अप्रिसिएशन हुआ उतने से रुपी में डेप्रिसिएशन नहीं हुआ। इसके पीछे का ट्रिक मैंने अपनी क्लास में बताया था। अगर आपने मेरा वीडियो कोर्स देखा हुआ है तो आपको पता है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक आपके साथ शेयर की है। बट अगेन वो ट्रिक मैंने बताया था कि वो ऑप्शनल है। आप अगर फास्ट करना चाहते हैं कैलकुलेशन तो आपके काम का है, अदरवाइज आप इस प्रोसेस से भी जा सकते हैं। एंड दैट इज वाई आई एम नॉट एक्चुअली मेंशनिंग दैट हियर। अगर आपको वो ट्रिक याद नहीं आ रही और आप फिर भी याद करना चाहते हैं, आप जाकर के वापस वीडियोस देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स में करेंसी में आपको मिल जाएगा। बट एज ऑफ नाउ जो मैंने सिखाया है वो हर किसी के काम आ जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ वेदर कि उन्होंने वीडियो कोर्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। आगे आते हैं लर्निंग आउटकम डी में। क्रॉस रेट पे ये सवाल है एंड यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ में मैं आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले क्रॉस रेट का मैकेनिज्म समझो। देखो क्रॉस रेट में ये होता है दैट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अ करेंसी एक्सचेंज कोटेशन यूजिंग 2 और मोर करेंसी एक्सचेंज कोटेशंस। जैसे अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल A बाई C कैलकुलेट करना है तो इसको कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं। मान लीजिए द कोटेशंस गिवन आर A बाई B एंड B बाई C। तब आप कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही A बाई B इंटू B बाई C करते हैं तो B और B स्ट्राइक ऑफ हो जाता है एंड यू आर लेफ्ट विथ A बाई C। सो क्या ये करना पॉसिबल है? यस, दिस इज पॉसिबल। दिस इज नोन एज क्रॉस रेट। इसके अलावा अगर आपको कोटेशन दिए हुए हैं A बाई B एंड C बाई B, क्या इनको कैलकुलेट करना पॉसिबल है? हाँ जी, इनके बीच में डिविजन डाल दीजिए। जब आप डिविजन डाल देंगे तो इट विल बिकम A बाई B इंटू B बाई C एंड अगेन B एंड B विल कैंसिल ऑफ एंड यू विल गेट योर A बाई C। सो इस तरह से कई तरीके से आप अपनी क्रॉस रेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आई हैव गिवन यू फ्यू टेम्पलेट्स हियर, ऑब्वियसली दीज आर नॉट एग्जॉस्टिव, लेकिन आप इनको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद है इस एग्जांपल में आइए, MXN by USD that is 12.30 and USD by EUR is 1.45, यानी मैक्सिकन पेसो by dollars is equal to 12.3 and USD by euros is 1.45. You are required to calculate MXN by EUR. That's very easy. आप MXN by USD को मल्टीप्लाई कर दीजिए USD by EUR से, आपका USD कट जाएगा, you will get your rate, desired rate of MXN by EUR। तो देखो बीच में मल्टीप्लीकेशन करना है। So 12.30 into 1.45 you get your quotation here. This is the application of cross rate. Again ये आप लेवल 2 में भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना काफी है। आगे बढ़ते हैं लर्निंग आउटकम ई में। यहां पे हमें कैलकुलेट करना है फॉरवर्ड रेट्स। अब ये सारे लर्निंग आउटकम पहले मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकल्स हैं एंड दैट इज व्हाई फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने समरी वीडियोस में प्रैक्टिकल्स को इंक्लूड किया है। इससे पहले प्रैक्टिकल्स नहीं दे रहा था मैं, उनके कारण थे वो प्रैक्टिकल्स हैंडफुल थे, बट इस चैप्टर में प्रैक्टिकल भरे तो थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स इंक्लूड मैं भी कर रहा हूं। सो अभी लर्निंग आउटकम ई में आते हैं। अच्छा, अगर आपको अभी तक कुछ भी वैल्यू एडिशन लग रहा है, अभी का अभी लाइक करो इस वीडियो को। आई विल गेट टू नो कि कितने लोगों के ये काम आ रहा है वीडियो। गॉट द पॉइंट? चलिए अभी के लिए वापस एग्जांपल में आते हैं। AUD बाई EUR, आई थिंक दिस इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर बाई यूरो, दिस इज 0.7313। चलो ठीक है, अपने को फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करनी है यूजिंग बेसिस पॉइंट्स हियर। इनको बिप्स बोलते हैं, एक्चुअली पिप्स बोलते हैं, सॉरी। हाँ, तो इसको बोलते हैं 3.5 पॉइंट्स का एंड ये हमें यूज करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अ फॉरवर्ड रेट। अरे भाई, इसमें मैंने समझाया था यहाँ पे रेट कैलकुलेट करने के लिए उर्दू मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, उर्दू मतलब आपको राइट से लेफ्ट की तरफ में इसको ऐड करना है, नॉट लेफ्ट टू राइट। यानी कि अगर आपकी रेट है 0.7313, उसमें आपको 3.5 पॉइंट जोड़ने हैं तो ऐसे नहीं जोड़ सकते, आपको रेदर जोड़ने हैं ऐसे। सो उल्टा जोड़ना है, इसमें ऐसा मैकेनिज्म होता है। नाउ दिस इज टिपिकल, आपको इसको याद ही रखना चाहिए। और ये मैं सिर्फ याद करा रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट इसका होता ही नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ इसको जोड़ते कैसे हैं। सो यू हैव योर स्पॉट रेट, यू हैव योर पिप्स एंड इसको आपको ऐड करना है, लेकिन आपकी लास्ट डिजिट से आप शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए डेसिमल्स है ना, तो डेसिमल से पहले वाली जो वैल्यूज जितनी भी है उसको लास्ट से जोड़ना शुरू करेंगे। अगर यहीं पे ये 16 पॉइंट्स होता तो इसका जवाब क्या होता? इसका जवाब होता 0.7313 और 16 आप लास्ट में ऐसे ऐड करते, सो इट वुड हैव बीन 0.7329। गॉट द पॉइंट? सो आपको ये एडिशन करना आना चाहिए, बस इतना ही है इस लर्निंग आउटकम में।
नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम एफ। लर्निंग आउटकम एफ में क्या कहना है भैया, यहां पे कैलकुलेशन करना हमें इंटरेस्ट रेट पैरिटी का। सिंपल सा ये लर्निंग आउटकम है। यू हैव टू फाइंड आउट द फॉरवर्ड रेट यूजिंग स्पॉट रेट। इसमें बस आपको रियल रेट्स चाहिए दोनों कंट्रीज की, और रियल रेट ऑफ रुपी इन द टॉप एंड रियल रेट ऑफ डिनोमिनेटर इन द बॉटम। यानी कि सीधी सी बात है, आपका ये एप्लीकेशन में रियल रेट ऑफ प्राइस करेंसी इन द टॉप होगा, रियल रेट ऑफ बेस करेंसी इन द डिनोमिनेटर होगा। इस चीज का ध्यान देना है। पावर में एन रहेगा विच विल डिनोट नंबर ऑफ ईयर्स। जो आपको फॉरवर्ड रेट यहां पे कैलकुलेट मिलेगी उसे हम कहते हैं नो आर्बिट्राज फॉरवर्ड प्राइस। दैट्स वेरी सिंपल, दिस इज नोन एज इंटरेस्ट रेट पैरिटी। Next up is forward premium or discount for base currency. How can we calculate this? We have actually three formulas corresponding to this. या तो आप सिर्फ F minus S calculate कर दो, इससे आपका काम हो जाएगा. If the options are given only in रूपी बाय डॉलर या फिर जो भी करेंसी के फॉर्मेट में ही दिए हुए हैं, ठीक है, करेंसी के जो कोटेशन फॉर्मेट है अगर उसी फॉर्मेट में दिया हुआ है तब फिर आप यूज करेंगे सिर्फ F माइनस एस। अगर आपको जवाब जो आपके ऑप्शन है वो परसेंटेजेस में दिए हुए हैं तब आप यूज करेंगे F माइनस एस डिवाइडेड बाई S इंटू 100। दोनों ऑप्शनल और दोनों काफी अलग है, ध्यान दीजिएगा इन पे। एंड फाइनली अगर आपको अगर एनुअलाइज्ड बेसिस पे पूछे फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट, तो आपको सेम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन फिर 12 बाई n से उसको मल्टीप्लाई करना है। ऑब्वियसली n डिनोट्स नंबर ऑफ मंथ्स। क्लियर है? सो इस तरह से आपको ये तीन तरह से कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट फॉर बेस करेंसी। अगेन ध्यान दीजिएगा, सारी कैलकुलेशन बेस करेंसी के लिए होती है। फिर रिपीट कर दूं, रूपी बाई डॉलर के लिए अगर आप कैलकुलेशन करो ये सब फॉर्मूला लगा के, तो सारा रिजल्ट डॉलर के लिए आ रहा है। अगर आप रूपी के लिए कैलकुलेट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपनी करेंसी रेट को उल्टा करो और उसे डॉलर बाई रूपी में कन्वर्ट करो, देन डू दी कैलकुलेशंस, आपको फायदा होगा। लर्निंग आउटकम एच मैंने स्किप किया। यहाँ पे लर्निंग आउटकम आई में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किस तरह की करेंसी अडॉप्टेशन होती है। तो देखो, कुछ कंट्रीज होती है जो लोग खुद की करेंसी अडॉप्ट नहीं करते, उसमें दो तरह के यहाँ पे मैं कह सकता हूं अरेंजमेंट्स हैं। नंबर 1 है फॉर्मल डॉलराइजेशन, जहां पे एक कंट्री है जिसने डॉलर को ही अपनी करेंसी मान लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, एंड जो फेडरल रिजर्व जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा वो इस तरह की कंट्रीज पे भी लागू हो जाएगा। बेसिकली दे हैव नो पावर टू सेट देयर ओन मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर है? अगेन इतना पढ़ने से आपका नहीं होगा, कम से कम इस लर्निंग आउटकम को आपको डिटेल में एक बार देखना चाहिए, ठीक है? बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ समरी वीडियो यहाँ पे मैंने डिटेल्स मिस आउट किए हैं, बट एज अ स्टूडेंट, एज अ कैंडिडेट आपको डेफिनेटली इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए। फिर भी मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा यहाँ क्या हो रहा है। नेक्स्ट अप इज मॉनेटरी यूनियन। मॉनेटरी यूनियन में क्या होता है, यहां पे कई कंट्रीज होती हैं जो साथ मिलकर के एक कॉमन करेंसी बना लेती है और खुद की करेंसी हो सकता है नहीं भी बनाए। सो ऐसे में यहां पे जो भी मॉनेटरी पॉलिसी होगी वो होती है एक, मैं कह सकता हूं, जॉइंट मॉनेटरी पॉलिसी। एक जॉइंट मॉनेटरी पॉलिसी सेट होती है जो कि सारे मेंबर कंट्रीज को, द मेंबर कंट्रीज इन द मॉनेटरी यूनियन हैव टू अडॉप्ट। अगेन यहाँ पे भी मॉनेटरी पॉलिसी की मैं कह सकता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। देन आती है कुछ ऐसी कंट्रीज जिनकी खुद की करेंसी होती है, लेकिन उनकी करेंसी में भी यू हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स हियर। नंबर 1 करेंसी बोर्ड अरेंजमेंट, नंबर 2 कन्वेंशनल फिक्स्ड पेग अरेंजमेंट, टारगेट जोन, क्रॉलिंग पेग, मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट विद इन क्रॉलिंग पेग, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोटिंग रेट। इन सब पे डिटेल में आपको पढ़ाई करनी होगी। ये आपको अलग अलग लेवल पे बताएंगे कि किस तरह यहां पे एकदम रिजिडिटी रहती है और जैसे जैसे आप नीचे जाते हो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। क्लियर है? जहां तक बात है यूएसए की, डॉलर्स की, तो डॉलर इज एन इंडिपेंडेंट फ्लोटिंग करेंसी। वो क्यों है, उसके पीछे क्या फीचर्स है वो पता होने चाहिए। रूपी फॉल करता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, उसका क्या रीजन है वो पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को आपको डिटेल में जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने एक बार जरूर आपको याद दिला दिया है यहां पे क्या पढ़ने को है, बट दिस विल टेक नॉट मोर देन 10 मिनट्स टू रिवाइज। सो जरूर से एक बार डिटेल वे में पढ़िएगा इसको। Next, final learning outcome is based on two approaches. Number 1, elasticity approach. Number 2 is your income approach, absorption approach, sorry. Elasticity approach जो है उसमें आपको बेसिकली ये समझाया जा रहा है कि एक करेंसी डेप्रिसिएशन का फायदा होता है कि नहीं होता। जैसे हम लोग सब लोग चीखते चिल्लाते हैं कि रूपी बाई डॉलर 75 हो गया, ये 80 चला जाएगा, 85 चला जाएगा, 100 चला जाएगा। व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? एक्चुअली गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ कर नहीं रही है, गवर्नमेंट इज एक्चुअली लेटिंग इट हैपन। वो इसलिए क्योंकि इससे रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है और रूपी डेप्रिसिएशन के फायदे मिलते हैं फॉर
इंप्रूविंग ट्रेड डेफिसिट। सो टेक्निकली ऐसा माना जाता है कि रुपी बाय डॉलर का डेप्रिशिएट होना इंडिया के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि उससे हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा। बट इसके ऊपर में इलास्टिसिटी अप्रोच आपको कुछ समझाना चाहता है। इलास्टिसिटी आपको अप्रोच ये बताता है कि करेंसी डेप्रिसिएशन कैन एक्चुअली इंप्रूव योर ट्रेड डेफिसिट, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। कंडीशन ये है सर, ये कंडीशन याद रखनी है बस, इसमें और कुछ मतलब नहीं है। अब ये कंडीशन आपको क्या कह रही है? ये कंडीशन बेसिकली आपको ये कह रही है कि अगर आपके इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इलास्टिक हैं तब आपको ये चीज देखने को मिलेगा। अगर वो इलास्टिक नहीं है तो उल्टा हो जाएगा। बेसिकली अगर आपका रुपी बाय डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है बट इंडिया इज इंपोर्टिंग नेसेसिटीज, सपोज करते हैं, ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं, इंडिया में लग्जरीज भी बहुत इंपोर्ट होती हैं, पर मान लेते हैं कि इंडिया में मैक्सिमम जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं वो है नेसेसिटीज। सो ऐसे केस में नेसेसिटीज तो ज्यादा इलास्टिक होते नहीं हैं। सो अगर रुपी बाय डॉलर डेप्रिशिएट होगा वो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट इनफैक्ट और बढ़ाएगा। सो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसी चीज को इन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन में अच्छे से बताया। इन्होंने बोला कि करेंसी डेप्रिशिएशन का इफेक्ट ग्रेटर होगा ऑन द बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स प्राइमरीली लग्जरी गुड्स हो या फिर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हो या फिर लार्ज पोर्शन ऑफ ओवरऑल स्पेंडिंग को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। बेसिकली ये तीनों पॉइंट्स बताते हैं कि इलास्टिक होने चाहिए आपके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स। अगर इलास्टिसिटी बढ़ेगी तो फिर आपका जो डेफिसिट है वो उतनी तेजी से घटेगा। सो ये यहाँ पे बात कही गई है। दिस इज द अप्रोच मेंशन्ड बाय इलास्टिसिटी अप्रोच। यहाँ पे जे कर्व भी एक रिलेटेड पॉइंट है जिसमें बेसिकली ये बताया गया है कि ये जो इफेक्ट है, जिस इफेक्ट का आप वेट कर रहे हो कि भाई हम अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करेंगे और हमारा ट्रेड डेफिसिट इंप्रूव हो जाएगा, वो एक्चुअली थोड़ा लैग्ड वे में होता है। यानी कि इनिशियली आपका ट्रेड डेफिसिट और गिरेगा, मतलब और ज्यादा होगा, बट लेटर ऑन आपका ट्रेड डेफिसिट इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। सो वो लैग्ड अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है जे कर्व। एक बार आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आते हैं एब्जॉर्प्शन अप्रोच। एब्जॉर्प्शन अप्रोच के लिए ये एक इक्वेशन है विच इज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू वाई विच इज डोमेस्टिक प्रोडक्शन माइनस ई विच इज डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन। अब ये भी अप्रोच बहुत सिंपल है। ये अप्रोच आपको सीधा सीधा ये कहता है कि आप कितना बनाते हो वर्सेस आप कितना खुद खा जाते हो, मतलब कंज्यूम कर लेते हो, दैट विल डिसाइड कि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा। बेसिकली इंडिया में प्रोडक्शन कम होता है एंड कंजम्पशन ज्यादा होता है। सो ऑब्वियसली इस पॉइंट से ये समझा जा सकता है कि सिंस आपके यहाँ प्रोडक्शन कम होती है और कंजम्पशन ज्यादा होती है, सो नेचुरली आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव रहेगा, यानी कि आपको एक ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आपकी प्रोडक्शन आपके कंजम्पशन से ज्यादा होगी तो फिर आपको एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी इन योर बैलेंस ऑफ ट्रेड। यही चीज को यहाँ समझाया गया है और एक अच्छा कंक्लूजन भी पेश किया गया है। यहाँ कंक्लूजन ये दिया गया है कि अगर किसी देश की सेविंग्स रेट इन्वेस्टमेंट की रेट से ऊपर होगी तभी जाकर के वहां पे जो प्रोडक्शन है वो आपके एब्जॉर्प्शन से ज्यादा होंगी एंड एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने से ही यहाँ पे आपको एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको इस तरह भी समझाया जा सकता है कि अगर सेविंग्स बढ़ेंगी तो कंजम्पशन घटेंगी, कंजम्पशन घटेंगी तो बेसिकली आपकी एब्जॉर्प्शन जो है वो घट जाएंगी, ई विल डिक्लाइन। अगर ई गिरेगा तो ऑब्वियसली वाई कैन इंप्रूव ओवर ई एंड ओनली इफ दिस कंडीशन इज मेट देन ओनली योर बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इंप्रूव्ड, अदरवाइज इंप्रूवमेंट का सवाल नहीं है। अगेन एब्जॉर्प्शन अप्रोच भी एक वंडरफुल अप्रोच है, जितना मैंने समझाया उतने से आपका काम हो जाएगा, इसके बियॉन्ड आपको कुछ जानकारी की दरकार नहीं है। So that is it. That is it for the entire reading. Thank you for watching this video. Like, share and comment जैसा आप रोज करते हैं जरूर करें। सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आपने नहीं किया तो, और अगर आप CFA Level 1 का कोई वीडियो कोर्स से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में लिंक देखना चाहते हैं तो चाहिए देखिए। And you also have a WhatsApp number where you can contact us. That's it for this video. I'll see you in the next one. तब तक के लिए bye bye, take care and पढ़ाई करते रहिए।